सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल MPIC कैंपस पर। दोस्तों, आप सभी से आग्रह है कि हमारा आज का टॉपिक या हमारे जो भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं वो अगर आपको अच्छे लगते हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों से करवाइए, शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो लास्ट वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे ऑब्जेक्टिव। अभी तक जो थ्योरी क्लास हो चुकी हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे और आज हम पार्ट 2 के रूप में क्वेश्चन नंबर 31 से शुरुआत कर रहे हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31, ये कुछ मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए हुए हैं: जॉन ड्यूवी, थॉर्नडाइक, मैकिन कैटल, विलियम वुडवर्थ और रॉलैंड एंजिल। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन या ये किस संप्रदाय को मानने वाले हैं? जॉन ड्यूवी, थॉर्नडाइक, मैकिन कैटल, विलियम वुडवर्थ और रॉलैंड एंजिल हैं। कौन है ये? प्रकार्यवादी हैं कि संरचनावादी हैं, गेस्टाल्टवादी हैं अथवा व्यवहारवादी हैं? तो दोस्तों, हम मनोविज्ञान के संप्रदाय टॉपिक पढ़ चुके हैं और उस टॉपिक से हमें ज्ञात होना चाहिए कि ये जो मनोवैज्ञानिक है वो किस संप्रदाय को मानने वाले हैं। तो यहाँ पर जो प्रकार्यवादी है उस संप्रदाय को ये मानने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में है व्यवहारवाद संप्रदाय का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ? ये टॉपिक भी हम पढ़ चुके हैं। व्यवहारवाद की शुरुआत कब हुई, कहाँ से हुई, सारे अपन थ्योरी क्लास में ये वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो यहाँ पर हमें इसका आंसर देना है कि व्यवहारवाद संप्रदाय का जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ था। आंसर में है ऑप्शन ए 1911 में जर्मनी में, 1913 में अमेरिका में, 1880 में ब्रिटेन में, 1904 में ऑस्ट्रिया में। तो हमारे यहाँ पे आंसर है 1913 अमेरिका, क्योंकि कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1913 में ही व्यवहारवाद संप्रदाय की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। वाटसन की पुस्तक, वाटसन जो कि एक प्रमुख व्यवहारवादी हैं, वाटसन की पुस्तक मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण, पुस्तक का नाम क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण का प्रकाशन हुआ था। अर्थात ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? तो इसके लिए ऑप्शन ए 1912, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1919 और ऑप्शन डी 1930। तो हमने पढ़ा है इसके बारे में 1919। ऑप्शन सी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। संज्ञानवादी संप्रदाय का संस्थापक कौन है? संज्ञानवाद या गेस्टाल्टवाद हम टॉपिक पढ़ चुके हैं, तो इसके संस्थापक कौन है? देखते हैं। ऑप्शन ए मैक्स बर्दिमर, ऑप्शन बी वोल्फगंग कोहलर, ऑप्शन सी कर्ट लेविन, ऑप्शन डी कर्ट कोप्फा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मैक्स बर्दिमर इस संप्रदाय के संस्थापक हैं, बाकी लोग संप्रदाय जुड़े थे मगर संस्थापक कौन है? मैक्स बर्दिमर। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। निम्न में से कौन या कौन सा मानवतावादी या आशावादी नहीं है? तो मानवतावाद या आशावाद एक संप्रदाय है मनोविज्ञान में। देखते हैं कौन नहीं है। ए अब्राहम मैस्लो, बी कार्ल रोजर्स, सी कैटल और डी आलपोर्ट। तो आपको यहाँ पे साथियों ध्यान रखना है कि जो मैकिन कैटल हैं वो जो है आशावादी संप्रदाय से नहीं है, इनका संप्रदाय अलग है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। मांग या आवश्यकता सिद्धांत के जनक अब्राहम मैस्लो कहाँ के हैं? अब्राहम मैस्लो किस देश के निवासी हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी ऑस्ट्रिया। तो हमने इसे पढ़ चुका है कि ये जो अब्राहम मैस्लो हैं आवश्यकता के सिद्धांत के जनक, वो अमेरिका के निवासी हैं, ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो अपना आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37। मैस्लो के अनुक्रम में उन्होंने जो मांग का एक क्रम बताया था, तो उस अनुक्रम में सम्मान की मांग का क्रम कौन सा है? 5 मांगे थी, तो सम्मान की जो मांग है उसका क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी चौथा, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी पांचवा। तो सम्मान की जो मांग है वो चौथे नंबर पर है। पहले नंबर पर शारीरिक इच्छा, दैहिक इच्छा की मांग है, दूसरे नंबर पर सुरक्षा की मांग है, तीसरे नंबर पर समाज की मांग है, चौथे नंबर पर सम्मान की मांग है। तो अपना आंसर ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। सिगमंड फ्राइड जो कि एक मनोविश्लेषणवादी थे, फ्राइड के अनुसार मन का कौन सा प्रकार इच्छाओं का भंडार में होता है? तो सिगमंड फ्राइड ने अपने मनोविश्लेषणवाद में या अपने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत में जो मन के 3 प्रकार बताए थे, उनमें से किस प्रकार में जो है मन के कौन से प्रकार में ये बात कही थी कि वो इच्छाओं भंडार में होता है? तो ऑप्शन ए चेतन मन, ऑप्शन बी अर्धचेतन मन, ऑप्शन सी अचेतन मन, ऑप्शन डी ये सभी। तो उन्होंने अचेतन मन के बारे में ऐसा बताया था, तो अपना आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अचेतन मन को अप्रत्यक्ष रूप से जानने की विधियां हैं। देखिए अचेतन मन ही है, तो अचेतन मतलब जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है उसके अंदर क्या चल रहा है, तो अंदर की बातों को या अचेतन मन को जानने की जो अप्रत्यक्ष विधियां हैं वो कौन सी विधि कहलाती हैं? ऑप्शन ए प्रक्षेपण विधि, ऑप्शन बी मुक्त साहचर्य, ऑप्शन सी स्वप्न विश्लेषण, ऑप्शन डी आत्म विश्लेषण। यहाँ पे अपना आंसर है प्रक्षेपण विधि, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां पैदा की जाती हैं कि व्यक्ति उसके अंदर जो कुछ कहना नहीं चाहता उसको भी कह डालता है, ऐसी विधियों को प्रक्षेपण विधि कहते हैं। अपना आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। शिक्षा मनोविज्ञान किसका विज्ञान है तो विज्ञान किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है कि शिक्षा का है कि चेतना का है कि शिक्षा और व्यवहार दोनों का है? यहाँ पर हम देखेंगे कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो शिक्षा का ही विज्ञान है, शिक्षा के लिए है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु से होता है, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कॉल्सनिक, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी फ्रेडरिक, ऑप्शन डी कैटल या मैकिन कैटल। तो ध्यान रखना है आपको यहाँ पर ये कथन स्किनर के द्वारा दिया गया कथन है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है, बालक को प्रकृति में स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, प्रकृति उसका स्वयं विकास कर देगी, यह कथन किसका है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी जॉन ड्यूवी, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी एडलर। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो थ्योरी टॉपिक पढ़े थे वहाँ पर हमने रूसो के बारे में पढ़ा था। रूसो एक प्रकृतिवादी शिक्षा शास्त्री हैं और उन्होंने इस प्रकार का कथन दिया था, तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी रूसो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 है, बालकों की शिक्षा पर पहली बार कार्य करने वाले व्यक्ति या पहली बार कार्य करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन ए जॉन ड्यूवी, ऑप्शन बी स्टेनली हॉल, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। तो बालकों के बारे में कार्य करने वाले या बालकों की शिक्षा के बारे में प्रथमतः कार्य करने वाले व्यक्ति हैं वो स्टेनली हॉल हैं। बाल आंदोलन के लिए मशहूर मनोवैज्ञानिक हैं, अमेरिका के हैं, तो अपना आंसर है ऑप्शन बी स्टेनली हॉल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है, मनोविज्ञान की विश्व की प्रथम प्रयोगशाला कब व कहां पर किसने स्थापित की थी? तो यहाँ पर बात है मनोविज्ञान पर भी प्रयोग प्रारंभ हुए, कब प्रारंभ हुए, कहां पर प्रारंभ हुए, किसने प्रारंभ किए? 4 ऑप्शन है। 1880 में लिपजिंग जो जर्मनी के शहर है वहां पर विलियम वुंट ने प्रयोग किए, या 1879 में लिपजिंग में ही विलियम वुंट ने प्रयोग किए, या फिर 1900 में जर्मनी में विलियम जेम्स ने प्रयोग किए, या फिर 1980 में अमेरिका में जॉन ड्यूवी ने प्रयोग किए। यहाँ पर साथियों हमारा आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला 1879 में स्थापित की गई थी और लिपजिंग जो जर्मनी का एक शहर वहाँ पर स्थापित की गई थी और इसकी स्थापना विलियम वुंट ने की थी। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। शिक्षा मनोविज्ञान में सीखना विज्ञान एवं सिखाना कला है, ये कथन किसका है? ऑप्शन ए पील महोदय, ऑप्शन बी ब्यूरिक फ्रेडरिक स्किनर या बीएफ स्किनर जिन्हें हम शॉर्ट में स्किनर कहते हैं, ऑप्शन डी जॉन ड्यूवी और ऑप्शन डी सिगमंड फ्राइड या फ्राइड के नाम से जाने जाते हैं। तो ये कथन जो है स्किनर का है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो यह कथन एडम्स का है। ऑप्शन ए हमारा आंसर है एडम्स। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में सहायक है। तो देखिएगा
ऑप्शन ए मनोविज्ञान, ऑप्शन बी शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन सी दर्शन शास्त्र, ऑप्शन डी ये सभी। यहाँ पर प्रभावी शिक्षण विधियों के चयन में सहायक होता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो हमारा आंसर है ऑप्शन बी शिक्षा मनोविज्ञान। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है, यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग, मतलब अधिगम मतलब सीखना, सीखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण या सबसे महत्वपूर्ण रास्ता या राजमार्ग कौन सा है? अभिप्रेरणा है, ये परिभाषा है। किसने ये परिभाषा दी है? तो ऑप्शन ए B.F. स्किनर, ऑप्शन बी थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी मैकडोनाल्ड, ऑप्शन डी क्रेच एवं क्रेचफील्ड। यहाँ पर ऑप्शन ए B.F. स्किनर, स्किनर की परिभाषा है, तो अपना आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49। अभिप्रेरणा व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है, यह परिभाषा किसकी है? परिभाषा से क्या स्पष्ट होता है कि अभिप्रेरणा से व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन होता है, उसके अंदर ऊर्जा का रूपांतरण होता है, उस बदल जाता है व्यक्ति। तो ये परिभाषा किसने दी है? ए स्किनर, बी मैकडोनाल्ड, सी जॉन ड्यूबी और डी गुड। तो ये परिभाषा ऊर्जा संबंधी परिवर्तन वाली परिभाषा मैकडोनाल्ड की है। अपना आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति किस प्रकार की क्रियाएं करता है? मतलब कोई व्यक्ति अभिप्रेरणा के कारण व्यवहार कर रहा है या कोई भी क्रिया कर रहा है, तो उसकी क्रियाएं किस प्रकार की क्रियाएं होंगी? भावनात्मक क्रियाएं होंगी कि चयनात्मक होगी कि समाज पर आधारित होंगी, क्या इनमें से होगी ही नहीं कोई? तो इसका आंसर है चयनात्मक क्रियाएं करता है व्यक्ति, मतलब उसका सिलेक्टिव प्रोग्राम होता है। इस समय से खड़ा होना, पढ़ना, लिखना, ये सारी चीजें उसकी सिलेक्टिव रहती हैं, पहले से चयनात्मक रहती हैं। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। अभिप्रेरित व्यक्ति अपने कार्य को शीघ्र करता है। जिस व्यक्ति के अंदर अभिप्रेरणा उत्पन्न हो जाती है वह अपने कार्य को शीघ्र करता है। क्यों? शीघ्रता का कारण क्या है? ऑप्शन ए भावनात्मक पक्ष की उग्रता के कारण, ऑप्शन बी चयनात्मक क्रियाओं के कारण, ऑप्शन सी अपनी आवश्यकता के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं कि व्यक्ति या बालक भावनात्मक पक्ष की उग्रता के कारण अपने कार्यों को शीघ्र करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। पुनर्वलन द्वारा उत्पन्न अभिप्रेरणा मुख्यतः कौन सी है? पुनर्वलन यानी कि किसी व्यक्ति को एक प्रकार से प्रोत्साहित करना। तो ए सकारात्मक, बी नकारात्मक, सी सकारात्मक और नकारात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी व्यक्ति या बालक को पुनर्वलन दिया जाता है, उसके द्वारा किए गए कार्य की सराहना की जाती है, तो उसके अंदर कौन सी अभिप्रेरणा उत्पन्न हो सकती है, क्वेश्चन है। तो इसमें अपना आंसर है, वैसे तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार की अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है? उत्पन्न अभिप्रेरणा मुख्यतः कौन सी है? तो मुख्यतः पुनर्वलन से जो अभिप्रेरणा उत्पन्न होती है वह नकारात्मक होती है, मुख्यतः नकारात्मक होती है। वैसे सकारात्मक और नकारात्मक अभिप्रेरणा होती है, अधिकांश अभिप्रेरणा नकारात्मक होती है, इसलिए अपना आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 53। अभिप्रेरणा के संदर्भ में सही नहीं है, क्या बात सही नहीं है? ए ऑप्शन लक्ष्य से जुड़ी होती है, बी ऑप्शन इसमें निरंतरता होती है, सी ऑप्शन इससे व्यवहार की उत्पत्ति होती है, डी उपरोक्त सभी सही हैं। तो देखिए अभिप्रेरणा लक्ष्य से जुड़ी होती है, निरंतरता होती है, दोनों बात सही है। यही अलग है, इससे व्यवहार की उत्पत्ति होती है, तो यही सही नहीं है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। अभिप्रेरणा के स्रोत या संगठन क्या है? मतलब अभिप्रेरणा किन सबसे मिलाकर बनती है? अभिप्रेरणा तो ए आवश्यकता, बी चालक या अंतर्नोद, सी उद्दीपक व प्रेरक, डी ये सभी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। अभिप्रेरक कहते हैं या अभिप्रेरक किसे कहते हैं?
या किन से मिलाकर अभिप्रेरक बनता है? आवश्यकता प्लस चालक, चालक प्लस प्रोत्साहन, प्रोत्साहन प्लस आवश्यकता, या चालक प्लस आवश्यकता प्लस प्रोत्साहन। तो यहाँ पर चालक प्लस आवश्यकता प्लस प्रोत्साहन, इन सबको मिलाकर क्या बनती है, क्या बनता है? अभिप्रेरक। तो अपना आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से जन्मजात प्रेरक नहीं है। प्रेरक दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात और अर्जित। अब्राहम मैस्लो ने भी जन्मजात और अर्जित प्रेरक के ये प्रकार बताए हैं। हालांकि प्रेरक के बारे में अब्राहम मैस्लो, थॉमसन, गैरेट सब ने बताया है। तो यहाँ पर जन्मजात प्रेरक नहीं है भाई। नींद, भूख और प्यास ये जन्मजात हैं, जैविक हैं। सम्मान ये सीखा जाता है, अर्जित प्रेरक है। तो ये जो है जन्मजात प्रेरक नहीं है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक अभिप्रेरक है? तो देखिए अभिप्रेरक कई प्रकार के होते हैं, मुख्यतः जैविक और अर्जित होते हैं। तो इनमें से कौन सा जैविक अभिप्रेरक है? ए पुरस्कार, बी प्रतिष्ठा, सी सम्मान और डी प्रेम। तो यहाँ पर पुरस्कार, प्रतिष्ठा और सम्मान ये सभी सीखे जाते हैं, अर्जित किए जाते हैं। प्रेम जो है जन्मजात है या जैविक है। तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, गैरेट ने अभिप्रेरकों का वर्गीकरण किया था और 3 प्रकार बताए थे। तो गैरेट के अभिप्रेरकों के प्रकार कौन कौन से हैं देखते हैं। ए जैविक अभिप्रेरक, बी मनोसामाजिक या मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक, सी सामाजिक अभिप्रेरक और डी उपरोक्त सभी या सभी। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी या ये सभी आंसर सही है, क्योंकि ये जो लिखे हुए हैं वो सभी गैरेट द्वारा बताए गए अभिप्रेरकों के प्रकार ही हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, स्वाभाविक अभिप्रेरक कौन से हैं? थॉमसन ने बताया था स्वाभाविक अभिप्रेरकों के बारे में। तो कौन कौन से स्वाभाविक अभिप्रेरक हैं? ऑप्शन ए खेलना या सुख प्राप्त करना, ऑप्शन बी दंड, सी पुरस्कार, डी सम्मान। तो खेलना एक स्वाभाविक क्रिया है, हर कोई व्यक्ति सुखी रहना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है। तो यही क्या है? स्वाभाविक अभिप्रेरक है। अपना आंसर होगा ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, सही कथन को छांटना है। पहला कथन है ए अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार लक्ष्य से निर्देशित होता है। जैसे जो लक्ष्य होता है, जो टारगेट होता है, उससे उसका व्यवहार नियंत्रित होता है। ऑप्शन डी बी अभिप्रेरित व्यक्ति चयनात्मक क्रियाएं करता है, सिलेक्टिव वर्क करता है। ऑप्शन सी अभिप्रेरणा में भावनात्मक पक्ष उग्र हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति क्या है? जल्दी कार्य करता है। और ऑप्शन डी ये सभी सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ए, बी, सी, डी तीनों सही है। तो इस प्रकार से अपना जो आंसर है ऑप्शन डी सही है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो अभी हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं थ्योरी में बाल मनोविज्ञान के या बाल विकास में शिक्षा शास्त्र के, उसके जो टॉपिक थ्योरी पढ़ चुके हैं उसका भी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका पार्ट 3 अभी और अपलोड किया जाएगा। तो आप इंतजार करिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विशेषांक, परीक्षा विशेषांक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।